So welcome back to the session of 11th February, the Hindu newspaper analysis session, in which we will discuss mainly four issues. The first issue is Lok Sabha Speaker removal process. Second issue is related to fiscal federalism and southern states. Third issue is related to global warming impact on corals. Fourth issue is where does India stand? US versus China versus Russia. So let's discuss all the issues in detail. What is the removal process for Lok Sabha Speaker? In this session, we will discuss removal process for Lok Sabha Speaker. We will also discuss no confidence motion against Lok Sabha Speaker Om Birla. Why a news? The opposition in the parliament has submitted a no confidence motion notice against Lok Sabha Speaker today. Formal notice is given to the Secretary General of the Lok Sabha. रिसेंटली पार्लियामेंट में ओपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स ने लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को सबमिट किया है टू इनिशिएट सच अ मोशन अगेंस्ट द स्पीकर एट लीस्ट 50 सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड। लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट करने के लिए एट लीस्ट 50 मेंबर्स का सिग्नेचर नेसेसरी है। The move follows a period of intense deadlock and repeated adjournment in the lower house. Procedure to remove Speaker of the Lok Sabha. लोकसभा स्पीकर को रिमूव करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है? रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर अंडर आर्टिकल 94। लोकसभा स्पीकर को रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 94 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। रिमूवल प्रोसीजर initiation. A member must give a written notice to the move a resolution for the speaker's removal to the Secretary General of Lok Sabha. लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन को इनिशिएट करने से पहले सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को एक प्रायर नोटिस गिवन करना होता है। नोटिस पीरियड अ मैंडेटरी 14 डे प्रायर नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर द रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड इन द हाउस। हाउस में इस तरह के रेजोल्यूशन को मूव करने से पहले 14 डेज प्रायर नोटिस गिवन करना होता है। सपोर्ट रिक्वायरमेंट द मोशन टू रिमूव द स्पीकर कैन ओनली बी कंसिडर्ड इफ इट हैज द सपोर्ट ऑफ एट लीस्ट 50 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। स्पीकर को रिमूव करने के लिए इनिशिएट किए जाने वाले मोशन से पहले 50 मेंबर्स का यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए। वोटिंग एंड मेजोरिटी resolution must be passed by an effective majority which is a majority of all the then members of the Lok Sabha. It means total members excluding vacant seat. नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कराने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स लोकसभा के टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। कंडक्ट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स व्हाइल द रेजोल्यूशन इज कंसिडर्ड under consideration, the speaker cannot preside over the house, has the right to speak and take part in the proceedings, can vote in the first instance but cannot cast vote in the event of a tie. लोकसभा स्पीकर को रिमूव करने के लिए प्रोसेस अगर ऑनगोइंग है तो इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग हाउस को वो प्रिसाइड ओवर नहीं कर सकता, बट वो हाउस में स्पीक करने का राइट रखता है, प्रोसीडिंग्स में पार्ट टेकिंग कर सकता है, फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट कर सकता है, बट टाई के केस में वो वोट कास्ट नहीं कर सकता है। बट लोकसभा स्पीकर अगर नॉर्मल ड्यूटी पर होता है उस ड्यूटी के टाइम पीरियड में फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकता, बट टाई के केस में वो वोट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या किए गए हैं? आर्टिकल 93 टू 97 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93, 94, 95, 96 एंड 97 में लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं। आर्टिकल 93 इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट लोकसभा मस्ट चूज टू ऑफ इट्स मेंबर टू बी द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर अ न्यू हाउस इज फॉर्म्ड। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 में लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। इट मींस लोकसभा के लिए मैंडेटरी किया गया है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद 2 मेंबर्स इट मींस स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को वो चूज करेंगे। आर्टिकल 94 वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल। A speaker vacates their office if they cease to be a member of the Lok Sabha.
They resign by writing to the deputy speaker, may be removed by resolution passed by majority of all the then members of the Lok Sabha. Note: a 14 days advance notice is required before moving such a resolution. आर्टिकल 94 के अंडर लोकसभा स्पीकर के वैकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल से रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं। आर्टिकल 94 प्रोविजो continuity of office. When the Lok Sabha is dissolved, the Speaker does not vacate office immediately. They remain in the position until before the first meeting of the newly elected Lok Sabha. 94 आर्टिकल के अंदर एक न्यू प्रोविजन किया गया है। किस किस केस में वो अपने ऑफिस पर कंटिन्यू बना रह सकता है। लोकसभा अगर डिजोल्व हो जाती है, देन इमीडिएटली लोकसभा स्पीकर अपनी सीट को वैकेट नहीं करता है, बल्कि वो लोकसभा का जो न्यू इलेक्शन होने वाला है उसकी फर्स्ट मीटिंग के टाइम तक उसको अपने पोजीशन पर रिमेन होना होता है। आर्टिकल 95 एंड 96 पावर टू प्रिसाइड एंड परफॉर्म ड्यूटी। लोकसभा स्पीकर की प्रिसाइडिंग से रिलेटेड पावर एंड ड्यूटी परफॉर्म करने से रिलेटेड आर्टिकल 95 एंड 96 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 95 if the speaker's office is vacant or is absent, the deputy speaker perform their duty. लोकसभा स्पीकर अगर वैकेंट है या एब्सेंट है, सीट वैकेंट है, एब्सेंट है, देन इस ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए डिप्टी स्पीकर होता है। आर्टिकल 96 द स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड ओवर अ सिटिंग व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर देयर रिमूवल इज बीइंग कंसिडरेशन। लोकसभा स्पीकर को रिमूव करने से रिलेटेड रेजोल्यूशन अगर कंसिडरेशन में है, देन वो हाउस को प्रिसाइड ओवर नहीं कर सकता। However, they have the right to speak and participate in the proceedings and can vote in the first instance, but not in case of tie. लोकसभा स्पीकर के रिमूवल से रिलेटेड रेजोल्यूशन अगर कंसिडरेशन में है, देन वो लोकसभा में स्पीक कर सकता है, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट कर सकता है, बट टाई के केस में वोटिंग की पावर इसकी स्टॉप हो जाती है। आर्टिकल 97 सैलरीज एंड अलाउंसेस। The salaries and allowances of the speaker are fixed by the parliament by law and are charged to the consolidated fund of India. लोकसभा स्पीकर के सैलरीज एंड अलाउंसेस पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा फिक्स किए गए हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसके सैलरीज एंड अलाउंसेस को चार्ज किया जाता है। इट मीन्स दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एन एनुअल वोट इन द पार्लियामेंट इंश्योरिंग द ऑफिस इंडिपेंडेंस। लोकसभा स्पीकर के सैलरीज एंड अलाउंसेस ये पार्लियामेंट में वोट का सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर इसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया गया है। की फंक्शनल पावर्स ऑफ स्पीकर। लोकसभा स्पीकर के की फंक्शनल पावर्स क्या क्या हैं? अंडर आर्टिकल 100, 108 एंड 110 कास्टिंग वोट। अंडर आर्टिकल 100 स्पीकर डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट हैज अ कास्टिंग वोट टू ब्रेक अ टाई। लोकसभा स्पीकर आर्टिकल 100 के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कास्ट नहीं कर सकता, बट टाई के केस में वोट कास्टिंग करने की उसको पावर है। जॉइंट सीटिंग अंडर आर्टिकल 108 स्पीकर प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग स्पीकर को राइट है कि लोकसभा एंड राज्यसभा की जॉइंट सीटिंग को प्रिसाइड ओवर कर सकता है। मनी बिल आर्टिकल 110 स्पीकर हैज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। Their decision cannot be questioned in any court or by the president. आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग स्पीकर को ये पावर गिवन किया गया है कि कोई भी बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, इससे रिलेटेड फाइनल अथॉरिटी इसको गिवन की गई है। इट मीन्स इसका जो भी फाइनल डिसीजन होगा उस डिसीजन को किसी भी कोर्ट के बिफोर और प्रेसिडेंट के बिफोर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। एंटी डिफेक्शन अंडर 10th शेड्यूल the speaker decide on the disqualification of members on the ground of defection। स्पीकर को ये 10th शेड्यूल के अंदर पावर गिवन की गई है कि वो डिफेक्शन के ग्राउंड के बेस पर डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिसीजन टेकिंग कर सकता है। इलेक्शन एंड टेन्योर ऑफ द लोकसभा स्पीकर। इलेक्शन elected by a simple majority of Lok Sabha members present and voting. The president set the date for the election. लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट द्वारा डेट फिक्स की जाती है। क्वालिफिकेशन मेंबर इन द लोकसभा। लोकसभा स्पीकर
बनने के लिए लोकसभा का मेंबर होना नेसेसरी है। टेन्योर सर्व फ्रॉम इलेक्शन अंटिल जस्ट बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेक्स्ट लोकसभा। रिमूवल रिक्वायर a resolution passed by an effective majority। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा स्पीकर के क्या क्या पावर्स होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। द स्पीकर्स अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउस रूल एंड वेरियस पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। Presiding officer maintain order, adjourn the house if there is no quorum, and interpret house rules. Casting vote can vote to break a tie। टाई के केस में वोट कास्ट करने की पावर इसको गिवन की गई है। मनी बिल द स्पीकर डिसीजन ऑन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट इज फाइनल। एंटी डिफेक्शन डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। जॉइंट सीटिंग प्रिसाइड ओवर जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। कमेटी अपॉइंटमेंट अपॉइंट चेयरपर्सन ऑफ वेरियस लोकसभा कमेटी एंड चेयर्स की कमिटीज। प्रोविजंस फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा स्पीकर के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रिमूवल इज डिफिकल्ट रिक्वायरिंग एन इफेक्टिव मेजोरिटी। लोकसभा स्पीकर का रिमूवल डिफिकल्ट टास्क है और इसके लिए इफेक्टिव मेजोरिटी की नीड होती है। इट मीन्स इसके टेन्योर को सिक्योर किया गया है। चार्ज एक्सपेंडिचर सैलरी एंड अलाउंसेज आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस द स्पीकर रैंक हाई इट इज इक्वल टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लोकसभा स्पीकर की रैंक हाई होती है, इट मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्वल इसकी रैंक होती है। हिस्टोरिकल एंड करंट कॉन्टेक्स्ट ओरिजिन द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर रूल्स बिगन इन 1921 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919। इंडिया में पहली बार स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का रोल 1921 में इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1919 के अंडर स्टार्ट किया गया। फर्स्ट इंडियन स्पीकर विठल भाई जे पटेल। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर। इनकम्बेंट इट मीन्स प्रेजेंट में जो लोकसभा स्पीकर हैं वो ओम बिरला हैं। हु इज स्पीकर प्रोटेम। स्पीकर प्रोटेम क्या होता है। स्पीकर प्रोटेम अ पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर ओथ एंड ओवरसी द इलेक्शन ऑफ अ न्यू स्पीकर व्हेन द ऑफिस इज वैकेंट बिफोर अ न्यू लोकसभा फर्स्ट मीटिंग। न्यू लोकसभा के फर्स्ट मीटिंग के बिफोर जब लोकसभा स्पीकर का ऑफिस वैकेंट होता है उस टाइम पीरियड ड्यूरिंग प्रेसिडेंट एक ऐसे मेंबर को अपॉइंट करता है न्यू लोकसभा स्पीकर की ओथ को एडमिनिस्टर करने के लिए या इलेक्शन प्रोसेस को ओवरसी करने के लिए। इस तरह के मेंबर को स्पीकर प्रोटेम कहा जाता है। हाउ क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स कोरल रीफ्स। In this session, we will discuss impact of global warming and climate change on coral reefs, significance of coral reefs. We will also discuss the difference between corals, coral reefs, and coral polyps. Why in news? Scientists warn that if temperature rises 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels, up to 90% of tropical coral reefs may disappear by 2050। साइंटिस्ट ने वार्निंग गिवन किया है अगर टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है देन 2050 तक 90% ट्रॉपिकल कोरल रीफ डिसअपियर हो सकती हैं। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स 50% ऑफ द वर्ल्ड्स रीफ हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज्ड ओशन टेम्परेचर, इंटेंस स्टॉर्म्स एंड एसिडिफिकेशन। लास्ट 3 डिकेड्स में इंक्रीज ओशन टेम्परेचर, इंटेंस स्टॉर्म एंड एसिडिफिकेशन की वजह से 50% वर्ल्ड रीफ्स लॉस्ट हो चुके हैं। The loss of these ecosystems disrupt biodiversity, reduces food security and remove natural coastal production। इस तरह के इकोसिस्टम अगर लॉस होते हैं तो इससे बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब होती है, फूड सिक्योरिटी रिड्यूस होता है एंड नेचुरल कोस्टल प्रोडक्शन रिमूव होता है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोरल्स। कोरल्स पर ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नंबर ऑफ कोरल ब्लीचिंग 1 to 2 degrees Celsius rise in ocean temperature cause corals to turn white. Without the algae, coral become weak, diseased, and if temperature remain high, they die। ओशन टेम्परेचर अगर 1 to 2 डिग्री सेल्सियस राइज होता है then इससे कोरल वाइट हो सकते हैं, एल्गाई उनके अंदर खत्म हो सकता है। एल्गाई अगर नहीं होंगे देन कोरल्स वीक हो सकते हैं, डिसीज्ड हो सकते हैं और टेम्परेचर लॉन्ग टाइम के लिए हाई रहता है तो इससे कोरल डाई हो सकते हैं।
Ocean acidification. Increased CO2 in oceans make water more acidic, which affect the ability of corals to build their calcium carbonate skeletons, making them brittle. ओशन में CO2 अगर इंक्रीज होता है देन इससे वाटर मोर एसिडिफिक होता है और इससे कोरल्स की कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन मेकिंग करने की एबिलिटी अफेक्ट होती है जिससे ये ब्रिटल हो जाते हैं. इंक्रीज मॉर्टेलिटी एंड स्लोअर रिकवरी. फ्रीक्वेंट इंटेंस एंड वाइड स्प्रेड ब्लीचिंग इवेंट अफेक्ट रीफ रिकवरी. वाइड स्प्रेड ब्लीचिंग इवेंट अगर होता है या फ्रिक्वेंटली या इंटेंस वाइड ब्लीचिंग होता है देन इससे रीफ रिकवरी अफेक्ट होता है. स्टॉर्म डैमेज. मोर इंटेंस ट्रॉपिकल स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स ड्राइवन बाय वार्मर वाटर डिस्ट्रॉय रीफ. वार्मर वाटर के द्वारा ड्राइव किए गए मोर इंटेंस ट्रॉपिकल स्टॉर्म एंड साइक्लोन भी रीफ को डिस्ट्रॉय करते हैं. सी लेवल राइज. Rising water can increase sedimentation and reduce light availability for deep water corals. राइजिंग सी लेवल सेडिमेंटेशन को इंक्रीज कर सकता है और इसकी वजह से डीप वाटर कोरल्स तक लाइट अवेलेबिलिटी रिड्यूस होती है. व्हाट आर कोरल्स? कोरल रीफ एंड कोरल पॉलिप्स. कोरल्स स्मॉल मैरीन एनिमल्स. The hard type of coral grow with the help of algae, which give it color and nutrients that help it to form a sturdy stony skeleton. कोरल्स स्मॉल मैरिन एनिमल होते हैं. कुछ हार्ड टाइप कोरल्स ओशन में ग्रो होते हैं जो कि एल्गी की हेल्प से अपने आप को ग्रो करते हैं. एल्गी कोरल्स को कलर एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू कोरल्स अपने आप को स्टडी स्टोनी स्केलेटन बनाते हैं. रिफ्स. रिफ्स फॉर्म थ्रू द accumulation of hard corals make a wider ecosystem supporting an estimated 25% of ocean species. हार्ड कोरल्स के एक्यूमुलेशन से रीफ बनता है. रीफ एक वाइडर इकोसिस्टम है जो कि ओशन स्पीसीज के अबाउट 25% स्पीसीज को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. कोरल पॉलिप्स टीनी एंड फ्लैशी सी ऑर्गेनिज्म. टीनी एंड फ्लैशी सी ऑर्गेनिज्म कोरल पॉलिप्स होते हैं. व्हाट इज जुक्सेंथिलाई? जुक्सेंथिलाई माइक्रोस्कोपिक एल्गी. ये एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी है. कोरल पॉलिप्स शेयर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद दिस. जुक्सेंथिलाई के साथ कोरल पॉलिप्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं. हैज फोटोसिंथेसिस एबिलिटीज दैट फीड द कोरल पॉलिप्स विद कार्बन कंपाउंड्स व्हिच गिव देम एनर्जी. इन रिटर्न द पॉलिप्स प्रोवाइड प्रोडक्शन टू द जुक्सेंथिलाई. जुक्सेंथिलाई एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक एल्गी है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस एबिलिटीज होती हैं. ये कोरल रीफ को फीड कराते हैं एंड कार्बन कंपाउंड्स कोरल रीफ को प्रोवाइड कराती है. साथ ही कोरल्स रिटर्न में इसको प्रोडक्शन प्रोवाइड कराते हैं. हाउ कोरल रीफ फॉर्म्ड? Coral reefs are formed when the freely moving larvae of coral attach to themselves to sedimentary rock or hard surface near the coastline. कोरल रीफ तब फॉर्म होते हैं जब फ्रीली मूविंग लार्वा ऑफ कोरल्स सेडिमेंट्री रॉक और हार्ड सरफेस के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं स्पेशली कोस्टलाइन एरियाज में. फॉर्मेशन प्रोसेस अंडरटेकन विद द हेल्प ऑफ सेवरल अदर प्रोसेस लाइक सेडिमेंटेशन, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द स्केलेटन ऑफ द कोरल पॉलिप्स. टाइप्स ऑफ कोरल रीफ इन इंडिया. इंडिया हैज थ्री मेजर टाइप्स ऑफ कोरल रीफ: फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल्स. नंबर ऑफ फ्रिंजिंग रीफ. मोस्ट कॉमनली फाउंड रीफ इन वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फ्रिंजिंग रीफ कोरल से पाए जाते हैं. इवॉल्व एंड डेवलप नियर द कॉन्टिनेंट एंड रिमेन क्लोज टू द कोस्टलाइन. ये कॉन्टिनेंट के नियर डेवलप होते हैं एंड कोस्टलाइन के क्लोज ये फाइंड आउट किए जा सकते हैं. सेपरेटेड फ्रॉम कोस्टलाइन बाय स्मॉल शैलो लैगून्स. स्मॉल शैलो लैगून्स के द्वारा ये कोस्ट लाइन से सेपरेटेड होते हैं. बैरियर रीफ्स फाउंड ऑफशोर ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. बैरियर रीफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ऑफशोर में फाउंड होते हैं. यूजुअली रन पैरेलल टू द कोस्टलाइन एट द सम डिस्टेंस. अ डीप एंड वाइड लैगून इज लोकेटेड बिटवीन द कोस्टलाइन एंड द बैरियर रीफ. नंबर 3 एटॉल्स फाउंड ऑन मिड ओशनिक रिज. एटॉल्स मिड ओशनिक रिज में फाइंड आउट किए जा सकते हैं.
shaped circularly or elliptical and are surrounded by seas on all four sides and have shallow waters in the center called a lagoon. Atolls सर्कुलेटरी और इलिप्टिकल शेप के हो सकते हैं। फोर साइड से ये ओशन और सी के द्वारा सराउंडेड होते हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कोरल रीफ? कोरल रीफ का क्या स्टेटस है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड 2020 report, the planet lost 14% of its corals between 2009 and 2018। 2009 एंड 2018 इट मीन 10 ईयर के टाइम पीरियड के बिटवीन अबाउट 14% कोरल्स डिसअपियर हुए हैं। Scientists have warned that if global warming not controlled to 1.5 degrees Celsius, 70 to 90% of live coral cover could be lost by 2050। साइंटिस्ट ने वार्निंग गिवन किया है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल नहीं किया गया, देन 2050 तक अबाउट 70 टू 90% लाइव कोरल कवर डिसअपियर हो सकता है। Coral reefs in India are found in Gulf of Mannar, Gulf of Kutch, Pag Bay, Andaman and Nicobar and Lakshadweep Island, coast of Kerala। Coral reefs are the most ancient and dynamic ecosystem of the ocean world। Coral reefs ocean world के most ancient and dynamic ecosystem है। Due to the warm tropical region, corals also thrive in the Indian Ocean। These reefs provide sanctuary to a vast ocean ecosystem and also protection to the coastline from eroding। कोरल्स इंडियन ओशन में भी फाइंड किए जाते हैं बिकॉज इंडियन ओशन वाटर वार्म है एंड ट्रॉपिकल रीजन है। व्हाट आर द आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर कोरल्स टू ग्रो? कोरल्स ग्रो होने के लिए आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए? नंबर 1 क्लियर वाटर, नंबर 2 सैलो वाटर, नंबर 3 वार्म वाटर, नंबर 4 सैलिन फिल्ड वाटर्स, नंबर 5 सेमी हार्ड और हार्ड सरफेस, नंबर 6 rich supply of nutrient। Number of clear water, beautiful coral polyps develop in clear water, give passage of sunlight to the algae that help in photosynthesis lead to sustain their life। ब्यूटीफुल कोरल पॉलिप्स ओनली क्लियर वाटर में ही डेवलप हो सकते हैं। क्लियर वाटर एल्गे के लिए सनलाइट प्रोवाइड करता है जिससे एल्गे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट कर सके और लाइफ को सस्टेन कर सके। नंबर 2 shallow water, coral reef grow in shallow part of the water। The surface of the reef should not be more than 80 meter deep from the water surface। reef surface water surface है 80 मीटर से ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए। The zooxanthellae need adequate sunlight for their photosynthesis process। zooxanthellae को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एडिक्वेट सनलाइट की नीड होती है। Number 3 warmer water, coral reefs are directly connected with the warm oceanic waters with average temperature 20 डिग्री सेल्सियस। कोरल reefs के ग्रो होने के लिए ओशन का एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। Hence, coral reefs generally prevail on the eastern coast of continent, but in the case of India, this is not true as the eastern water are filled with a high amount of sediment matter। कोरल रीफ्स वहीं इस्टेब्लिश हो सकते हैं जहां पर ओशन वाटर 20 डिग्री सेल्सियस होगा। यही वजह है कि ज़्यादातर कोरल रीफ कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में है, बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादातर कोरल रीफ मिल जाएंगे बिकॉज ईस्टर्न कोस्ट का जो वाटर है वो सेडिमेंट से फिल्ड है। नंबर 4 सैलिन फिल्ड वाटर, salty ocean water is extremely important for the development of coral polyps। coral polyp के development के लिए salty ocean water extremely important है। the polyps extract calcium from the water to protect their skeleton। polyps अपने skeleton को प्रोटेक्ट करने के लिए salty water से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। so mild salinity is a necessity for coral reefs to flourish। Number 1 semi hard or hard surface, the semi hard or hard surface is a precondition for sedimentation, compaction, cementation and solidification of the coral polyps skeleton। Number 2 rich supply of nutrients, coral reefs flourish in ocean waters because ocean waves support the constant supply of rich nutrients।
कोरल polyps multiply faster when supplied with nutrients. कोरल रीफ वहीं पर फ्लोरिश होती हैं जहां पर ओशन वाटर मूविंग कंडीशन में होता है। इट मीन्स ओशन वेव जो होती हैं वो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ रिच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती हैं। कोरल पोलिप्स भी ऐसे वाटर में मल्टीप्लाई करते हैं फास्टर तरीके से जहां पर न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अवेलेबल हों, और ओशन वेव जहां पर होंगे वहां पर रिच न्यूट्रिएंट की सप्लाई ज़्यादा होगी। Why is the survival of corals and coral reef important to marine life? मैरीन लाइफ के लिए कोरल एंड कोरल रीफ का सर्वाइवल क्यों इम्पोर्टेंट है? Corals are important to marine life because of the following reasons. Number one, overall health of the marine ecosystem is dependent on corals. Number two, corals support a wide range of ecosystems, so they are called the rainforest of the ocean. Number three, corals provide a place to live for a huge variety of fishes. Number four, these are a primary source of food in the marine ecosystem. Why is the survival of corals and coral reef important to human? ह्यूमन के लिए कोरल्स एंड कोरल रीफ का सर्वाइवल क्यों इम्पोर्टेंट है? नंबर वन, फूड सोर्स। फिश दैट लिव इन एंड अराउंड कोरल रीफ्स आर अ हेल्थी सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर बिलियंस ऑफ पीपल who are living on a coastline. Some fishing industries are entirely dependent on the coral reefs. Number two, coastal protection. Coral reefs act as a barrier and protection to coastal areas from strong ocean waves and currents, ocean storms and cyclones. As increasing amount of cyclones in India due to climate change, these natural barriers have become excessively important. Number three, tourism. Most of the GDP of countries with coral reef industries comes from the tourism sector due to these beautiful corals. According to a study which estimated that the value of coral reef was $10 billion and the direct economic benefit were approximately $360 million per year. Number four, medicinal properties. Coral reefs are also known as medicine chest of the sea. Some fish that the coral attract leave behind some chemical compounds that are used in human hospitals. Number 5, provide insight for meteorology. A new study by the Indian Institute of Meteorology has stated that corals along the northwestern coast provide an insight on the pattern of the onset and withdrawal of Indian monsoon. Various threats that push corals to extinction. Corals के before various threats क्या क्या हैं? All coral reefs are facing a large number of threats directly or indirectly by human actions. 75% of them facing high risk threat. Some of these threats are: number one, global warming. Due to global warming, ocean water are becoming more acidic and posing threat to the coral ecosystem. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन वाटर मोर एसिडिक हो रहा है, जिससे कोरल इकोसिस्टम के बिफोर थ्रेट क्रिएट हुए हैं। Glaciers across the world are melting, due to which sea level are rising, which lead to the coral reef drowning and not getting enough sunlight, which lead to their slow growth. ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लेशियर मेल्ट की वजह से सी लेवल राइज हो रहे हैं। सी लेवल राइज होने की वजह से कोरल रीफ्स ड्रोनिंग हो रहे हैं एंड उन्हें एनफ सनलाइट नहीं मिल पा रही है, जिससे इनका ग्रोथ स्लो हो रहा है। नंबर राइजिंग मैरीन पॉल्यूशन. Coral reefs need air and space to breathe. Due to marine pollution, coral being suffocated and might lose them sooner than we thought. कोरल रीफ्स के ग्रो होने के लिए एयर एंड स्पेस चाहिए ब्रीथ करने के लिए। मैरीन पोल्यूशन कोरल रीफ को सफोकेट कर रहे हैं, और यही वजह है कि 2050 तक ज़्यादातर कोरल रीफ से डिसअपियर हो सकते हैं। नंबर हो ओजोन डिप्लेशन. Due to ozone depletion, radiation is increasing and corals in shallow water can get damaged and destroyed. ओजोन डिप्लेशन की वजह से रेडिएशन इंक्रीज हो रहा है। शैलो वाटर में जो कोरल्स अवेलेबल हैं वो डैमेज हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। नंबर 5, ओशंस स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म एंड हाई पीएच लेवल. Rise of stronger storm has led to oceanic waves that damage and break the coral reefs. They might even break colonies and make them unsafe for living. As the sea absorbs more and more CO2, the pH level increases, which lead to weaker coral skeletons. They are vulnerable to disease and destruction by storms. Number 6, coral bleaching.
कोरल ब्लीचिंग अगर व्हेन द ओशंस गेट वार्मर। कोरल ब्लीचिंग तब होता है जब ओशन वाटर वार्मर हो जाता है। बिकॉज कोरल हैव अ लिमिटेड टेम्परेचर टॉलरेंस, दे गेट स्ट्रेस्ड एंड रिलीज अ symbiotic algae इन रिस्पॉन्स। कोरल लिमिटेड टेम्परेचर टॉलरेंस रखते हैं, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है देन वो स्ट्रेस फेस करते हैं एंड एक सिम्बायोटिक एल्गी रिलीज करते हैं। व्हेन दे रन आउट ऑफ द एल्गी, दे रन आउट ऑफ देयर लाइफ सोर्सेस एंड हेंस cease टू एग्जिस्ट। लॉ प्रोटेक्टिंग द कोरल रीफ इन इंडिया। इंडिया में कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या लॉ है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मेक गाइडलाइंस एंड लॉज प्रोटेक्टिंग कोरल रीफ एंड इंश्योर टू फॉलो प्रॉपर्ली। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कुछ गाइडलाइंस एंड लॉ कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इनेक्ट किए गए हैं। स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट टेक केयर ऑफ द कोरल्स इफ द कोरल रीफ रीजन कम्स अंडर अ प्रोटेक्टेड एरिया। कोई भी कोरल रीफ अगर प्रोटेक्टेड एरिया में आता है देन स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इस तरह के कोरल्स का टेक केयर करता है। कोस्टल रेगुलेशन जोन ऑफ 1991। All marine resources are protected under the Coastal Regulation Zone of 1991, which provide protection to all coral reef. कोस्टल रेगुलेशन जोन 1991 के अकॉर्डिंग ऑल मैरीन रिसोर्स को प्रोटेक्ट किया गया है, जिसके अंडर कोरल रीफ को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। स्पेसिफिक सेक्शन 7 ऑफ द CRZ स्टेट दैट नो रिजॉर्ट्स और होटल्स आर टू बी मेड ऑन कोरल रीफ। CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन के सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग कोरल रीफ में किसी भी टाइप का रिजॉर्ट्स और होटल मेड नहीं किया जा सकता। द माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑफ कोरल रीफ्स आर आल्सो बैंड इन सम स्टेट एक्सेप्ट फॉर साइंटिफिक पर्पज। कुछ स्टेट में कोरल रीफ के माइनिंग एंड क्वेरिंग को भी बैन किया गया है, बट साइंटिफिक पर्पज के लिए इनका यूज किया जा सकता है। कंक्लूजन, कंजर्वेशन मेथड शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट दीज ब्यूटीफुल पोलिप्स। कोरल रीफ्स एंड ब्यूटीफुल पोलिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन मेथड्स हमें टेकिंग करने होंगे। लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड, इफ नॉट फॉलोड पेनल्टीज शुड बी इम्पोज। कोरल रीफ्स डाइवर्स इकोसिस्टम कीप मैरीन लाइफ इन रनिंग। कोरल रीफ का डाइवर्स इकोसिस्टम मैरीन लाइफ को रनिंग में रखता है। Where does India stand? US versus China versus Russia. In this session, we will discuss entanglement of Indian foreign policy between US, China, and Russia. Why in news? The value of India's crude oil import from Russia fell to a 38-month low in December 2025. Perhaps US प्रेशर की वजह से या US सैंक्शन के फियर की वजह से इंडिया ने रशिया से होने वाले क्रूड ऑयल इंपोर्ट को रिड्यूस किया है। India's foreign policy is currently navigating a complex strategic balancing act or entanglement between its traditional partner Russia and its indispensable strategic partner US. Current में Indian foreign policy complex strategic balancing act and its traditional partner Russia and indispensable strategic partner US के between entanglement के साथ navigate कर रही है। Key aspect of India's entanglement. Number 1, defense diversification versus legacy dependence. Number 2, energy security versus western sanctions. Number 3, strategic alignment versus regional competitors. Number 4, geopolitical balancing. Number 1, defense diversification versus legacy dependence. Russia remains a major supplier of India's defense equipment, but now India is diversifying its arms import, shifting toward the US, France, and domestic production. However, India's reliance on Russian spares and the acquisition of S-400 system keep it tied to Russia. डिफेंस इक्विपमेंट के लिए रशिया इंडिया का एक मेजर सप्लायर रहा है, बट प्रेजेंट में इंडिया ने डिफेंस इक्विपमेंट के रिस्पेक्ट में इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया है। इट मीन्स इंडिया ने यूएस, फ्रांस की तरफ शिफ्ट किया है। आत्मनिर्भर भारत डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर भी इंडिया ने फोकस किया है। रशिया के साथ डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोक्योरमेंट 100% क्लोज नहीं हुआ है,
बल्कि रशियन स्पेयर्स एंड S-400 जैसे सिस्टम को इंडिया अभी भी रसिया से परचेज कर रहा है। Energy security versus Western sanctions. Following the Ukraine conflict, Russia has become one of India's largest supplier of crude oil, offering a discounted rate that have saved India significant money. Western countries try to isolate Russia, leading to pressure and political and potential cuts sanctions on India. Strategic alignment versus regional competitors. India's involvement in the Quad is aimed at balancing China, a move that is viewed with suspicion by Russia, which has developed a close, no-limit partnership with China. इंडिया ने जब क्वाड को ज्वाइन किया था, स्पेशली क्वाड को इस्टेब्लिशमेंट करने का जो मेन एम था वो चाइना को काउंटर बैलेंस करना था। इंडिया के ज्वाइनिंग करने के बाद रसिया ने इसको एक सस्पिशन के तौर पर देखा। इसके रिस्पॉन्स में रसिया का चाइना के साथ नो लिमिट पार्टनरशिप साइन किया गया। जियो पॉलिटिकल बैलेंसिंग, इंडिया मेंटेन नॉन condemnatory stance on the Ukraine war, advocating for dialogue and diplomacy, which is a delicate middle path. Challenges before India. प्रेजेंट में इंडिया के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? कार्सा सैंक्शंस, द यूएस काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, रिस्क पैनलाइजिंग इंडिया फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट फ्रॉम रसिया। इंडिया अगर रसिया से डिफेंस प्रोक्योरमेंट करता है, इंडिया को फियर है कि यूएस इंडिया के ऊपर कार्सा इंपोर्ट न कर दे। ट्रेड इम्बैलेंस, while bilateral trade has grown, India has a significant trade deficit with Russia. Russia-China proximity. Russia's deepening ties with China and to some extent Pakistan pose a strategic challenge for India. रसिया का चाइना के साथ टाइज डीपनिंग हो रहे हैं एंड पाकिस्तान के साथ भी इसके रिलेशंस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज हो सकता है। प्रेशर फ्रॉम वेस्ट, द यूएस एंड इट्स allies continue to press India to change their policy against Russia, threatening to impede India's economic ties. यूएस एंड इसके एलिस कंट्रीज इंडिया को ऑलवेज प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो रसिया के अगेंस्ट पॉलिसीज मेकिंग करे और इंडिया के इकोनॉमिक टाइज से रिलेटेड इन कंट्रीज ने कुछ थ्रेड भी गिवन किए हैं। इंडिया अप्रोच टू मल्टीपोलरिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रसिया रिलेशंस। इंडिया का ऑलवेज मल्टीपोलरिटी अप्रोच रहा है। इस अप्रोच का रसिया रिलेशंस के साथ क्या इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है? नंबर हिस्टोरिकल पार्टनरशिप विद रसिया। इंडिया लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप विद रसिया रिमेन सेंट्रल टू इट्स फॉरेन पॉलिसी। इंडिया और रसिया के बीच में फॉरेन पॉलिसी का जो सेंट्रल पार्ट है वो लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप रहा है। फॉर एग्जाम्पल, India's S-400 missile deal reflect commitment to maintaining its defense ties with Russia despite international pressures. Number of managing Russian alignment with China. India carefully handled Russia's growing ties with China, balancing its own security interest. इंडिया रसिया के चाइना के साथ ग्रो हो रहे टाइज को केयरफुली तरीके से हैंडल कर रहा है और अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी बैलेंस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया पार्टिसिपेशन इन ब्रिक्स अलाउ इट टू एंगेज डिप्लोमेटिकली विद बोथ चाइना एंड रसिया व्हाइल प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट। नंबर 3, एनर्जी कोऑपरेशन। इंडिया मेंटेन स्ट्रॉन्ग एनर्जी कोऑपरेशन विद रसिया टू सिक्योर इट्स एनर्जी नीड amidst various global challenges. For example, India's purchase of discounted Russian oil continued despite Western criticism, highlighting India's energy security priorities. Number 4, joint military exercise. Both countries regularly conduct joint military exercises, strengthening defense cooperation. इंडिया और रशिया रेगुलरली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन इसके थ्रू स्ट्रेंथन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, द इंद्र मिलिट्री एक्सरसाइज विच शोकास द स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन। नंबर 5, नेविगेटिंग सैंक्शंस एंड ग्लोबल प्रेशर। India faced pressure from the Western country to its close ties with Russia, requiring careful diplomatic navigation. इंडिया का रसिया के साथ एक क्लोज टाइज रहा है। यही वजह है कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया के ऊपर वेरियस टाइप के सैंक्शंस इम्पोज किया। फॉर एग्जांपल, डिस्पाइट सैंक्शंस ऑन रसिया फ्रॉम वेस्ट,
India continued its defense collaboration while managing Western expectations. एग्जाम्पल के लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया के ऊपर वेरियस सैंक्शंस इम्पोज किए, उसके बाद भी इंडिया ने रसिया के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन किए एंड वेस्टर्न एक्सपेक्टेशंस को भी इंडिया ने मैनेज किया. इंडिया अप्रोच टू मल्टीपोलरिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूएस रिलेशंस. इंडिया के मल्टीपोलरिटी अप्रोच का इंडिया यूएस रिलेशंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? नंबर स्ट्रेंथनिंग इंडो पैसिफिक कॉपरेशन. Number 2, defense collaboration. Number 3, technological and cyber security cooperation. Number 4, trade and economic growth. Number 5, climate and energy cooperation. Number strengthening Indo-Pacific cooperation. India's participation in Indo-Pacific economic framework and in Quad highlight its growing cooperation with the US in countering China's influence. चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडिया ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड क्वेड ज्वाइन किया है. क्वेड का यूएस भी एक मेंबर है. इंडिया के ज्वाइनिंग से ये हाईलाइट होता है कि इंडिया और यूएस के बिटवीन कोऑपरेशन ग्रो हो रहा है. फॉर एग्जांपल, यूएस एंड इंडिया कंडक्टेड मालाबार नवल एक्सरसाइज टू एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक. इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए इंडिया एंड यूएस दोनों मालाबार नवल एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं. Number of defense collaboration. India's defense ties with the US are deepening and encouraging arms trade and various joint initiatives. यूएस के साथ इंडिया के डिफेंस टाइज डीपनिंग हो रहे हैं. इंडिया ने यूएस से आर्म्स ट्रेड एंड वेरियस जॉइंट इनिशिएटिव्स इंक्रीज किए हैं. फॉर एग्जांपल, इंडियाज परचेज ऑफ C-130J एयरक्राफ्ट एंड अपाचे हेलीकॉप्टर शो द स्ट्रेंथनिंग डिफेंस पार्टनरशिप. इंडिया ने यूएस से C-130J एयरक्राफ्ट एंड अपाची हेलीकॉप्टर परचेज किए हैं. ये दोनों कंट्रीज के बिटवीन डिफेंस पार्टनरशिप स्ट्रेंथ को शो करता है. नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन. इंडिया एंड द यूएस कोलैबोरेट ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन. इंडिया और यूएस दोनों ही स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन पर एक दूसरे को कोलैबोरेट कर रहे हैं. For example, the India-US cyber dialogue enhances cooperation in combating cyber threat and also fostering technological advancement. Number 4, trade and economic growth. Both countries are strengthening economic relations through investment and trade, supporting mutual growth. दोनों कंट्री इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के थ्रू इकोनॉमिक रिलेशंस को स्ट्रेंथ कर रहे हैं और म्यूचुअल ग्रोथ इसके थ्रू सपोर्ट हो रहा है. फॉर एग्जांपल, the US-India Trade Policy Forum has enhanced bilateral trade, focusing on pharmaceuticals, technology, and service sector. Number 5, climate and energy cooperation. India and the US have promoting sustainable development as both partner or clean energy and climate change initiatives. इंडिया और यूएस दोनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं. क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव से रिलेटेड दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप फोकस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन. इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप जो कि एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करता है, इसके थ्रू कार्बन एमिशंस रिड्यूस हो रहे हैं. व्हाट इज वे फॉरवर्ड? Strategic autonomy. India continued to prioritize its own national interest, navigating this by acting as a bridge between the West and global South. इंडिया को अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज गिवन करना चाहिए. डाइवर्सिफिकेशन. इंडिया इज एक्टिवली वर्किंग टू डाइवर्सिफाई इट्स डिफेंस, एनर्जी एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एनी सिंगल पावर. इंडिया चाहता है कि किसी सिंगल पावर पर डिपेंडेंस होने की जगह इंडिया को अपने डिफेंस, एनर्जी एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करना होगा. इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. इंडिया's approach remains rooted in a mutual aligned or strategic autonomy framework, refusing to be drawn into a binary Cold War style choice. This balancing act is a central theme in Indian foreign policy. इंडिया अगर बैलेंसिंग एक्ट फॉलो करेगा तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक सेंट्रल थीम हो सकता है. What are southern state concerns related to fiscal devolution in India?
In this session, we will discuss about fiscal federalism. We will also discuss concerns of southern states. Why in news? Various southern state governments such as Kerala, Tamil Nadu and Karnataka have highlighted many issues related to fiscal federalism in India. Various southern state governments such as Kerala, Tamil Nadu and Karnataka ने इंडिया में फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड मैनी इश्यूज को हाईलाइट किया है. Newly constituted 16th Finance Commission should address complaints of increasing vertical and horizontal inequalities in devolution. प्रेजेंट में 16th फाइनेंस कमीशन वर्किंग है एंड इस फाइनेंस कमीशन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये डेवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में इंक्रीजिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटीज से रिलेटेड कंप्लेंट को एड्रेस करे. सदर्न स्टेट एलिज दैट सेंटर इज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट नॉन एनडीए स्टेट. सदर्न स्टेट का ये एलिगेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन एनडीए स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, स्पेशली डेवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में. इज द सेंटर बिंग इनइक्विटस इन स्टेट ट्रांसफर्स. इस आर्टिकल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट ट्रांसफर्स के रिस्पेक्ट में इनइक्विटी शो कर रही है. कोर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू फिस्कल फेडरलिज्म. फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द फिस्कल रिलेशनशिप थ्रू सेवरल की आर्टिकल्स सच एज आर्टिकल 246, आर्टिकल 246A, आर्टिकल 370, आर्टिकल 275, आर्टिकल 280, आर्टिकल 282, आर्टिकल 293. फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12 में प्रोविजन किए गए हैं. आर्टिकल 246 सेवंथ शेड्यूल delineates taxation power. The union list include income tax, the state list land revenue and excise on alcohol. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 इट मीन सेवंथ शेड्यूल के अंदर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेशन पावर को डिफाइन किया गया है. इट मीन्स यूनियन लिस्ट के अंदर इनकम टैक्स इंक्लूड होता है. यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर गिवन है स्टेट लिस्ट के अंदर लैंड रेवेन्यू एंड एक्साइज ऑन एल्कोहल. ये इस तरह से यहाँ पर टैक्सेशन पावर का डिवीजन किया गया है. आर्टिकल 246A a concurrent base for GST allowing both center and state to legislate on it. आर्टिकल 246A के अंदर कॉन्करेंट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स गिवन है सच एज जीएसटी. कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आने वाले सब्जेक्ट पर सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेजिस्लेशन मेकिंग कर सकते हैं. आर्टिकल 270 गवर्न द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट. आर्टिकल 270 के अकॉर्डिंग नेट टैक्स प्रोसीड का यूनियन और स्टेट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं. आर्टिकल 275 प्रोवाइड फॉर ग्रांट इन एड फॉर द सेंटर टू स्टेट इन नीड ऑफ असिस्टेंस. आर्टिकल 280 mandate the finance commission every 5 years to recommend the vertical and horizontal sharing of taxes. आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग इंडिया में फाइनेंस कमीशन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ टैक्सेस के लिए रिकमेंडेशंस मेकिंग करता है. आर्टिकल 282 अलाउ डिस्क्रिशनरी ग्रांट फॉर पब्लिक पर्पस often used for centrally sponsored scheme. Article 293 regulate the borrowing power of state, requiring central consent if they have outstanding union loans. Institutional pillars related to fiscal federalism. फिजिकल फेडरलिज्म से रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल पिलर्स क्या क्या हैं. फाइनेंस कमीशन रिकमेंड द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस. फाइनेंस कमीशन टैक्स के डिविजिबल पूल का रिकमेंडेशन मेकिंग करता है. 16th फाइनेंस कमीशन हैज मेंटेन्ड द वर्टिकल डेवोल्यूशन शेयर एट 41% ऑफ द 2026-31 पीरियड. 16th फाइनेंस कमीशन ने 2026 टू 2031 टाइम पीरियड के लिए वर्टिकल डेवोल्यूशन शेयर 41% मेंटेन किया है. नंबर जीएसटी काउंसिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279A where the center 1/3 board and state 2/3 board jointly decide on indirect tax rate and rules. इंडिया में जीएसटी काउंसिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 279A के अंदर प्रोविजन की गई है इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स रेट एंड रूल को डिसाइड करने के लिए
सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का यहाँ पर इस काउंसिल के अंदर मेंबरशिप होता है। कोई भी डिसीजन जब टेकिंग किया जाता है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, उसमें सेंटर का 1/3 वोटिंग होता है जबकि स्टेट का 2/3 वोटिंग होता है। नेक्स्ट, नीति आयोग replaced the planning commission in 2015. It has not financial disbursement power but foster cooperative federalism through policy dialogue. नीति आयोग 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके इसको इस्टेब्लिश किया गया। ये कोई फाइनेंस फाइनेंशियल डिसबर्समेंट पावर नहीं रखती है। ओनली ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को पॉलिसी डायलॉग के थ्रू फोस्टर करती है। What are the two disturbing trends in domain of vertical devolution which needs urgent redressal? वर्टिकल डेवोल्यूशन से रिलेटेड टू डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स क्या हैं जिनको अर्जेंट रिड्रेस करना होगा। फर्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट वांट टू कीप अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स प्रोसीड आउट ऑफ द डिविजिबल पूल, सो दे डोंट वांट शेयर इट विद स्टेट। पहला जो डिस्टर्बिंग ट्रेंड है वो ये है कि नेट प्रोसीड से यूनियन गवर्नमेंट एक लार्ज अमाउंट आउट ऑफ डिविजिबल पूल रखना चाहती है। इट मीन्स वो स्टेट के लिए शेयर नहीं करना चाहती है एक मैसिव शेयर। सेकेंडली, सेंटर हैज आल्सो नॉट बीन devolving the share of net proceeds to the state as mandated by the successive finance commission. सेकेंड डिस्टर्बिंग ट्रेंड ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किए गए डेवोल्यूशन को भी परफेक्ट तरीके से स्टेट को शेयर नहीं कर रही है। इश्यूज रिलेटेड टू नेट प्रोसीड, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, सेज एंड सरचार्ज। इंडिया में नेट प्रोसीड, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, सेज एंड सरचार्ज से रिलेटेड भी वेरियस इश्यूज हैं। द नेट डिविजिबल पूल और नेट प्रोसीड इज दैट पार्ट ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम विच अ शेयर वुड हैव टू बी वर्टिकली डिवॉल्व्ड टू ऑल स्टेट बाय द यूनियन। नेट प्रोसीड पूल और नेट प्रोसीड ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का वो पार्ट होता है जिसको यूनियन के द्वारा और स्टेट के लिए वर्टिकली डिवॉल्व करना होता है। दिस शेयर आर डिजाइन्ड बाय द ईच फाइनेंस कमीशन फॉर अ 5 ईयर पीरियड। किस स्टेट के लिए वर्टिकल डेवोल्यूशन कितना करना है इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस फाइनेंस कमीशन के द्वारा किए जाते हैं। फाइनेंस कमीशन 5 ईयर टाइम पीरियड के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अर्लियर all corporation tax and custom duties were fully used by union government. Only income tax and excise duties were shared with the state. In a constitutional amendment in 2000, all taxes of the union were added to the net procedure. Earlier, all corporation tax and custom duties को fully union government के द्वारा यूज किया जाता था। Only income tax and excise duties को ही स्टेट के साथ शेयर किया जाता था। बट 2000 में इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किए जाते हैं और ऑल टैक्सेस को नेट प्रोसीड में अब ऐड कर दिया गया है। बट सेज एंड सरचार्ज अंडर आर्टिकल 270 एंड अंडर आर्टिकल 271 वर कीप्ड आउट ऑफ द नेट प्रोसीड। सेज एंड सरचार्ज को पहले से ही नेट प्रोसीड का आउट रखा गया। The share of sales and surcharge in the gross tax revenue was 18.2% in 2019, 25.1% in 2020-21, and 28.1% in 2021-22. इंडिया में जो बिगेस्ट इशू बना हुआ है वो सेज एंड सरचार्ज का ईयर बाय ईयर इंक्रीजिंग होना है। इट मीन्स सेज एंड सरचार्ज जो कि स्टेट के लिए डिवॉल्व नहीं किया जाता है, ईयर बाय ईयर इसका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है और स्टेट का शेयर कम हो रहा है। 2019-20 में सेज एंड सरचार्ज 18.2% तक इंक्रीज हुआ। 2021-22 में 2021 में 25% तक इंक्रीज हुआ। 2021-22 में 28.1% तक ये इंक्रीज हुआ। सेज एंड सरचार्ज जितना इंक्रीज होगा नेट प्रोसीड का जो डेवोल्यूशन होता है स्टेट के लिए वो उतना ही ज्यादा डिक्रीज होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ पैकेज ऑफ स्पेसिफिक स्टेट। स्पेसिफिक स्टेट के लिए जो पैकेज गिवन किया जाता है इससे रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 371 A to H
To address the issue of package to specific state provisions are covered in Article 371A to H, Article 370 for the erstwhile state of Jammu and Kashmir, which is abrogated. इंडिया में स्पेसिफिक स्टेट के लिए स्पेशल पैकेज से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आर्टिकल 371 ए टू एच के अंदर प्रोविजन किए गए हैं. इट मीन्स आर्टिकल 371 ए टू एच के अंदर स्पेसिफिक स्टेट कैटेगरी गिवन की गई है. एडिशनल ग्रांट अंडर आर्टिकल 282. आर्टिकल 282 के अकॉर्डिंग स्टेट्स को एडिशनल ग्रांट गिवन किए जा सकते हैं. एडिशनल ग्रांट में भी नीड बेस्ड provision under Article 282 which fall under miscellaneous financial provisions. Special packages, these are purely discretionary, which are dependent purely on the bargaining power of some state level political parties. Special package purely discretionary होते हैं. It means स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कितना बार्गेनिंग पावर है, ये प्योरली उस पर डिपेंड करता है. आर्टिकल 275 डिसबर्समेंट ऑफ ग्रांट टू स्टेट इन नीड ऑफ असिस्टेंस एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 271. किसी भी स्टेट को अगर असिस्टेंस की नीड है देन ग्रांट उसे डिसबर्समेंट किया जाता है आर्टिकल 375 के अकॉर्डिंग. Article 280, the Finance Commission is constituted by the President every 5 years or earlier to make recommendations regarding the distribution of a share of taxes collected by Union to the state and how this is to be distributed among the state as per Article 280. Article 280 के अकॉर्डिंग और स्टेट के लिए शेयर ऑफ टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना है, इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन करता है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन को एवरी 5 ईयर में कॉन्स्टिट्यूट करता है. फाइनेंस कमीशन ही रिकमेंड करता है कि यूनियन के द्वारा जो भी टैक्स कलेक्ट किया गया है स्टेट को किस तरह से उसको शेयर करना है. रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑन डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस टू स्टेट. फाइनेंस का स्टेट के लिए डेवोल्यूशन से रिलेटेड फाइनेंस कमीशन ने अभी तक क्या क्या रिकमेंडेशंस गिवन किए गए हैं. नाउ 16th फाइनेंस कमीशन इज इन एग्जिस्टेंस. 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस 2021-26. प्रेजेंट में 16th फाइनेंस कमीशन ऑनगोइंग है, बट 15th फाइनेंस कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशंस रहे उससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. वर्टिकल डेवोल्यूशन. Share of central taxes for state. State are recommended to receive 41% of the divisible pool of the central taxes. वर्टिकल डेवोल्यूशन से रिलेटेड फाइनेंस कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशंस रहे. सेंट्रल टैक्स से 41% इसने शेयर किया जो कि स्टेट के लिए डेवोल्यूशन किया जाना था. It is less than the 42% share recommended by the 14th Finance Commission. 14th Finance Commission ने टोटल नेट प्रोसीड से 42% स्टेट को शेयर करने के लिए रिकमेंड किया था, जबकि 15th फाइनेंस कमीशन ने ये थोड़ा लेज इट मींस 41% रिकमेंड किया. एक्सक्लूजन फ्रॉम डिविजिबल पूल. The tax collection expenses such as revenue from union territories and national calamity contingency duty. Horizontal distribution parameters. Horizontal distribution parameters क्या क्या होते हैं. Income distance 45%, population 15%, demographic performance 12.5%, state area 15%, forest and ecology 10%, tax and fiscal efforts 2.5%. डाटा के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रोल उस स्टेट के इनकम का होता है. इट मीन्स जिस स्टेट की इनकम सबसे ज़्यादा होगी या सेंट्रल रेवेन्यू में जिसका शेयर सबसे ज़्यादा होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए सबसे ज़्यादा किए जाने चाहिए. सेकंड नंबर पे यहाँ पॉपुलेशन एंड स्टेट एरिया को पैरामीटर के तौर पर टेकिंग किया गया है. सदर्न स्टेट का बिग कंसर्न यही है कि सेंट्रल रेवेन्यू में वो सबसे ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, जबकि
फाइनेंशियल डेवोल्यूशन में उनका शेयर डिक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर। What are various issues and challenges related to cooperative fiscal federalism? कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म से रिलेटेड इंडिया में वेरियस इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या क्या है? नंबर वन, द डिक्रीजिंग शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्सेस। नंबर टू, सेज एंड सरचार्ज आउट ऑफ डिविजिबल पूल। नंबर थ्री, शेयर ऑफ सेज एंड सरचार्ज हैज इंक्रीज ओवर द ईयर। नंबर फोर, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अनटाइड ट्रांसफर्स विद सेंट्रल स्कीम। नंबर फाइव, डिस्प्लेइंग द प्राइम मिनिस्टर्स फोटोग्राफ इन सेंट्रल प्रोजेक्ट। Number 6, sage and surcharge is not used for the specific purpose. Number 7, Union government has not been sharing even the Finance Commission recommended shares of net proceeds with the states. Number 1, the decreasing share of state in central taxes. It is a matter of deep worry that the Union government pay less to state and retain more from the gross tax revenue. Number two, sage and surcharge out of divisible pool. The amount collected as sage and surcharge along with the cost of collection is not included in the divisible pool of taxes. Number three, share of sage and surcharge has increased over the year. The divisible pool had shrunk. सैज एंड सरचार्ज का शेयर ओवर द ईयर इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से डिविजिबल पूल श्रंक हुआ है। करंटली ऑल द स्टेट पुट टुगेदर गेट 41% ऑफ द डिविजिबल पूल। डिविजिबल पूल का ओनली 41% शेयर ही स्टेट को करंट में मिल पा रहा है। नंबर फोर, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अनटाइड ट्रांसफर्स विद सेंट्रल स्कीम्स इंक्रीज रिजिडिटी इन यूनियन स्टेट रिलेशंस एंड एंड अप डाइल्यूटिंग द स्पीड ऑफ फेडरलिज्म। अनटाइड ट्रांसफर्स जो हुआ करते थे प्रेजेंट में इन्हें सेंट्रल स्कीम के साथ सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है जिसकी वजह से यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस रिजिड हो रहे हैं एंड फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है वो डायल्यूट हो रहा है। नंबर है डिस्प्लेइंग द प्राइम मिनिस्टर्स फोटोग्राफ इन सेंट्रल प्रोजेक्ट। When state government contribute a big share in implementation of central project, but the union government insisting on displaying the prime minister's photograph or other forms of the labeling on project. कोई भी सेंट्रल प्रोजेक्ट अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है उस सेंट्रल प्रोजेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है बट मोस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोजेक्ट पर प्राइम मिनिस्टर की फोटोग्राफ डिस्प्ले की जाती है। इससे वेरियस स्टेट्स का बहुत सारा ऑब्जेक्शन है और यही वजह है कि सदर्न स्टेट भी इस तरह की जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है उसको ओपोज कर रहे हैं। Recent dispute over labeling in the Ayushman Bharat Wellness Centers is one such example. आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है बट इस स्कीम के अंडर प्राइम मिनिस्टर के फोटोग्राफ टॉप पर दिख जाएगी। नंबर 6, सेज एंड सरचार्ज इज नॉट यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। ओनली राइज इन सेज एंड सरचार्ज इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम, दे आर ऑफन नॉट यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज फॉर विच दे वर कलेक्टेड। सेज एंड सरचार्ज राइज हो रहा है ओनली यही एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि जिस पर्पज के लिए सेज एंड सरचार्ज कलेक्ट किया जाता है उस पर्पज के लिए इसका यूज नहीं किया जा रहा है। नंबर 7, यूनियन गवर्नमेंट हैज नॉट बीन शेयरिंग इवन द फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड शेयर ऑफ द नेट प्रोसीड विद द स्टेट। फाइनेंस कमीशन के द्वारा स्टेट के लिए जितना नेट प्रोसीड का शेयर रिकमेंड किया जाता है इवन यूनियन गवर्नमेंट उतना भी शेयर नहीं कर रहे, ये भी एक बिग इशू है। रिकमेंडेशंस ऑफ द लास्ट फाइनेंस कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशंस रहे हैं और कितना फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट डिवॉल्व नहीं कर पाई। 32% बाय द 13th फाइनेंस कमीशन 2010 to 15। 2010 to 15 के बिटवीन 13 फाइनेंस कमीशन था, इसने 32% शेयर रिकमेंड किया। अबाउट 44,922 करोड़ रुपीज डिवॉल्व नहीं किए गए स्टेट के लिए। 42% बाय द 14th फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन 2015 to 2020 के बिटवीन रहा। 42% इसने स्टेट को शेयर करने के लिए रिकमेंड किया बट 1.36 लाख करोड़ रुपीज स्टेट के लिए इसमें से भी डिवॉल्व नहीं किए गए। 41% बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन 2020 to 2025 के बिटवीन
कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 41% इसने रिकमेंड किया था, बट इसमें से भी 3.69 लाख करोड़ रुपीज स्टेट के लिए डिवॉल्व नहीं किए गए, जो कि फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किए थे। द स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रोसीड वाज बिलो द रिकमेंडेशंस ऑफ द रिस्पेक्टिव फाइनेंस कमीशन फॉर मोस्ट ईयर्स। द चार्ट शो द शेयर ऑफ अ डिविजिबल पूल एंड सेज सरचार्ज एंड कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन इन सेंटर्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। हम देख सकते हैं कि सेज एंड सरचार्ज का जो ग्राफ है वो डार्क रेड में शो किया गया है। ईयर बाय ईयर सेज एंड सरचार्ज ये इंक्रीज हो रहा है, जबकि डिविजिबल पूल शेयर जो है वो ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा है। सेज एंड सरचार्ज स्टेट के लिए डिवॉल्व नहीं किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका यूज करती है, जबकि डिविजुअल पूल से स्टेट को फाइनेंसेस डिवॉल्व किए जाते हैं। ये ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स स्टेट का जो शेयर है वो ईयर बाय ईयर डिक्रीज हो रहा है और सेंट्रल शेयर इसमें इंक्रीज हो रहा है। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविजिबल पूल इन फाइनेंस इन परसेंटेज। इस फाइनेंस ईयर में स्टेट के लिए कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, हम देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना फाइनेंशियल ईयर 2, 7, 12, 15, 22 एंड 26 दिया गया है। हम देख सकते हैं कि ज्यादातर स्टेट का जो शेयर है वो फाइनेंशियल ईयर 2 के कंपेयर में 26 में यहाँ डिक्रीज हो रहा है। ज्यादातर स्टेट का ये डिक्रीज हो रहा है। नीड टू रेज टैक्स और डेवोल्यूशन। टैक्स और डेवोल्यूशन को रेज करने की नीड है। Many states have raised the demand that the share of tax devolution from the net proceeds must be fixed at 50% by the 16th Finance Commission. मैंने स्टेट ने ये डिमांड की है कि नेट प्रोसीड से स्टेट के लिए टैक्स डेवोल्यूशन का शेयर 50% तक होना चाहिए, और 16th फाइनेंस कमीशन से इनका ये डिमांड है कि 16th फाइनेंस कमीशन 50% तक इस शेयर को इंक्रीज करने के लिए रिकमेंडेशंस गिवन करें। सच एन इंक्रीज इन डेवोल्यूशन वुड गिव स्टेट मोर टू स्पेंड ऑन देयर सिटीजंस। इस तरह से अगर 50% तक शेयर इंक्रीज किया जाएगा तो सिटीजन्स पर स्पेंड करने के लिए स्टेट को एक मोर पावर मिल सकती है। ओवरऑल इट विल बी अ मूव टुवर्ड अ हेल्दी सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म। अगर ऐसा होगा तो ये